हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम आपको एक टॉपर का कॉपी दिखा रहे हैं। इसमें देखो, ये ऑलरेडी 2020 में रिटेन क्वालिफाई हैं, लेकिन स्टिल ये 2021 में टेस्ट लिख रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तक यू आर नॉट सीइंग योर नेम इन द मेरिट लिस्ट फाइनल में, तब तक आपको ये कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो देखो, ये टेस्ट अभी इन्होंने जस्ट लिखा है 27/2021 इसी मंथ में अभी जस्ट लिखा है। ठीक है, तो इनका नेम मैं नहीं अभी बता रहा हूँ, ऑब्वियसली है ये इनका जब फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, आई होप कि 2020 में ही हो जाएगा, और 2020 में यदि कुछ मिस होता है तो 2021 में तो पक्का है। ठीक है, यस, अब इसमें से है कि थोड़ा सा कुछ और इशू हो जाता है, अदरवाइज इनका रिजल्ट पक्का होना है, और अच्छा रैंक में। 2020 वाले में तो मैं बहुत अच्छा रैंक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है 2020 में। लेकिन 2021 ये यदि मिला, ज़रूरत हुआ, तो इनका एक्सीलेंट आ जाएगा। एनीवे, नॉर्मली ये हमारे पास टेस्ट 20 वाले सीरीज़ से ही लिख रहे हैं, रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं। देखो, इनका क्या है कि पेपर 1 में भी लास्ट टाइम पेपर 1 अभी उस लेवल का नहीं हो पाया था। इनफैक्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, बट कहीं न कहीं जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा, और पेपर 2 में भी इन्होंने काफ़ी सुधार किया है। तो ये जो टेस्ट है, तो इस टेस्ट का इसमें मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ कि यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट ये अभी भी सुधार किया जा सकता है। तो देखो, एसे तो 4 एसे है, तो देखो 12, 12, 10, 11, ठीक है ना? फिर आपके जो आर्गुमेंट राइटिंग है 11, 11 इनको दिया गया है। फिर आपके जो रिपोर्ट राइटिंग है तो 5 एंड 5, और आपके जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन उसमें 11 एंड हाफ। फिर आपके जो ये 5th नंबर में क्वेश्चन जो है प्रेसी राइटिंग, ठीक है? प्रेसी राइटिंग में 8 मार्क्स दिए गए हैं। फिर आपकी जो ग्रामर में है, तो जो ग्रामर में ए पार्ट है उसमें 7, बी पार्ट में 9 और सी पार्ट में 3। तो टोटल जो है 115.5 इनका आ रहा है इस टेस्ट में, इस पार्टिकुलर टेस्ट में, ठीक है ना? अब अदरवाइज देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट होता नहीं है, क्योंकि हर वो जो एग्जामिनर होते हैं वो उनका डिफरेंट होता है। तो जैसे मैं इस आधार पे कॉपी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2017 से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ प्रॉपर कैंडिडेट को। तो मैं हर जो स्टूडेंट जिसने टेस्ट लिखा है, जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, मैं एवरेज प्लस, तो मैं उनका कॉपी जो पॉसिबल हो सकता है उनका रखता हूँ, या एटलीस्ट मैं देखता हूँ कि अच्छा, ये कैंडिडेट जो है एवरेज मैं इसमें इतना मार्क्स दे रहा था, और एक्चुअल यूपीएससी ने कितना दिया। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो कुछ सेलेक्ट हुए हैं और कुछ नहीं भी सेलेक्ट हुए, लेकिन बहुत अच्छे डिजर्व करते हैं। जैसे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे पास जो सेकंड पेपर में 87, 88 लाने वाले हैं, लेकिन नहीं सिलेक्शन हो पाया। उसका कारण क्या है कि ये पेपर 1 में उनका खराब हुआ। तो कहीं न कहीं कुछ अच्छे थे जिनका कि पेपर 1 अच्छा गया, लेकिन वो पेपर 2 में क्वालीफाई नहीं कर पाए। तो हर टाइप के ये कैंडिडेट हैं। तो हमने इसमें इनको ये अब तक का जो इनका है हाईएस्ट मार्क्स 100 प्लस हमने इनको और भी टेस्ट में दिए हैं, 102, 103 समथिंग, या कुछ में जैसे 85 भी रह रहा है, ठीक है? लेकिन इनका एट एनी कॉस्ट जो है 85 से बिलो तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि रहता है कभी भी। तो एक्चुअल में जब मार्क्स आएगा तब भी मैं आपको दिखाऊँगा, यस, 2020 वाला जब भी मार्क्स आएगा तो मैं प्रेज़ेंट करूँगा, लेकिन आप लोग के लिए उसका तो फिलहाल कोई उपयोग नहीं है। जो 2022 में जो होंगे उनको तो ऑब्वियसली दिखाएँगे। लेकिन इस टेस्ट में हमने इनको 115.5 दिया है, और मुझे ये लगा कि एक्सीलेंट ये है। बट स्टिल देखो, जो भी है कहीं न कहीं किसमें कितने मार्क्स दिए हैं वो सुधार की थोड़ी-सी आवश्यकता। अब देखो, इसमें आप इनिशियल से देखना कि जो भी है, इसमें कहीं भी आपको जो भी है कट नज़र नहीं आ रहा। देखो, यूजुअल पैराग्राफ यहाँ ये फर्स्ट बॉक्स में फिनिश हुआ है, तो यहाँ इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है? फिर ये देखो, ये सारे हैं जो सही है, तो इसमें कोई इनको ज़रूरत सुधार की उस नहीं थी, बट 8 मार्क्स। अब देखो, कहोगे कि जब सुधार की इन द सेंस कि उस अंक की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी 8 मार्क्स क्यों? 12 मार्क्स क्यों नहीं? 15 में 15, तो 15 में 15 वो नहीं दिया जाता है जो यूपीएससी का ट्रेंड है। अब एग्ज़ैक्ट तो मुझे ये नहीं पता है ना कि वो एग्ज़ैक्ट क्या पैरामीटर लेते हैं। लेकिन जो मैं स्टूडेंट का मार्क्स से जो कंप्रीहेंड कर पाता हूँ, जो प्रीवियस ईयर में जो कैंडिडेट अपीयर हुए और उनका मार्क्स आया, तो जो हमने कैलकुलेट किया मार्क्स, मुझे जो लगा उसके अनुसार
ये हमें लगता है कि यस इसमें से 8 ये डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट आपका देखो है कि रोल ऑफ इंडिया इन प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन। तो ये इंडिया का जो रोल है इन प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन, ये ऐसे का टाइटल था। तो देखो इन्होंने लिखा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड द पोटेंशियल ऑफ बिल्डिंग पार्टनरशिप इन द रीजन फॉर ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। इंडिया रीच्ड आउट टू इट्स नेबर्स टू प्रमोट म्यूचुअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। अब देखो ये जो सेंटेंस है इसको आशा लगता है कि ये कंक्लूजन में होना चाहिए। इट इज लाइक कंक्लूडिंग रिमार्क। ये जो कंक्लूजन में होना चाहिए तो उसको आप इंट्रोडक्शन में नहीं देना है। इंट्रोडक्शन में क्या है, यू आर ओपनिंग द टॉपिक, आप टॉपिक को इंट्रोडक्शन में ओपन कर रहे हो, योर टारगेट इज टू ओपन द टॉपिक। कंक्लूजन में है कि यस यू आर क्लोजिंग द टॉपिक, ठीक है। तो इसमें से ये इनका मिस्टेक है कि ये लग रहा कंक्लूडिंग रिमार्क है। आज अ डेमोक्रेसी विद अ पॉपुलेशन ऑफ, देखो अब इसमें है पॉपुलेशन ऑफ मोर देन, ये कर दोगे तो ये ज्यादा सही है। मोर देन 1.3 बिलियन जो अभी है वर्तमान में, मोर देन 1.3 बिलियन है। अदरवाइज 1.38 कह सकते हो, 37 कह सकते हो, लेकिन मोर देन कर दो। Naturally, India takes a center stage in South Asia. India, with the huge market, offer great trade potential in the region. Due to cultural affinity with countries in the region, India is also increasing people to people contact and cultural exchanges, which leads to further regional integration. देखो तो ये मोर और लेस सही है। अब इसमें से ये देखो कुछ और सजेशंस इनको है जो मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखो इनका राइटिंग अच्छा है, इसमें मैंने 12 मार्क्स दिए हैं, तो वेरी गुड। हाउएवर जस्ट यू कैन ऐड इट आल्सो मेकिंग एफर्ट ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक वेस्ट एशिया। अफगानिस्तान इशू कैन बी मेंशन्ड। तो ये मान के चलो अफगानिस्तान का इशू को इन्होंने नहीं लिखा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लाइन आपको देना है। और जब इंडियाज रोल इन मेकिंग जो पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन आउटसाइड, तो कहीं ना कहीं सिर्फ नेबरहुड के जगह मैक्सिमम यस नेबरहुड ही है, लेकिन नेबरहुड से आगे थोड़ा सा हमको क्या है कि आगे भी चलना है, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस नहीं देना है। एक आध लाइन का दोगे तो यही आपका इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इंडिया इज नॉट स्पेंडिंग इनफ इन हेल्थ केयर, ठीक है। तो ठीक है, ये है डिवास्टेटिंग सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक हैज लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। द प्लाइट ऑफ लाख्स ऑफ पीपल queuing up for getting admission into hospital was witnessed by all of us. This has brought the inadequacy of India's healthcare sector to the fore. India's healthcare spending according to the economic survey 2020, देखो इसमें क्या होना चाहिए, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो लास्ट ईयर का होता है, तो ये होना चाहिए 2021, ठीक है। ये आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना है। इनफैक्ट यदि देखो एग्जैक्ट 2021 भी आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिजिकल ईयर hovers around 1.4% of GDP, which is way too less to meet the requirement of such a large population. ठीक है। Out of pocket expenditure remains high in India, which leads to exclusion of people from getting waste treatment available due to high cost. The doctor patient ratio in India is roughly 1 is to 1456, यानी कि 1 डॉक्टर फॉर 1456 पीपल, ठीक है। तो ये स्थिति बुरी है। अब देखो फिर देयर इज अ ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 63% ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर कंटेन्स do not have, okay sorry, centers, healthcare centers do not have an operation theater, which forces people to go to costly hospital in cities even for minor procedure. अब देखो जहां जहां आपने उस ढंग से चीजों को किया है तो अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। To prevent our health sector from collapsing, we need urgent steps. The problems posed by the pandemic just represents the tip of the iceberg. अब देखो ये जो है ऐसा नहीं है कि ये पेंडेमिक ही सिर्फ प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम है। तो हमें क्या कितना चाहिए, कम से कम 2%, ज्यादा चाहिए, एटलीस्ट 2% ये लिखा हुआ है। तो ये आपको इसको देखोगे। अब देखो इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर इनका सही है, कंटेंट भी सही है, लेकिन
कुछ जो है मोर डेटा यदि और प्रोवाइड करते हो कुछ चीज़ों को, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, या डेवलप्ड वर्ल्ड के बाद भी हमारे नेबर में भी कुछ कंट्री हैं, छोटे कंट्री हैं, जैसे श्रीलंका वगैरह देख लो, तो हमसे बेटर वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपका थोड़ा-सा और वैल्यू ऐड करेगा। तो इसमें भी हमने इनको 12 मार्क्स दिया है, ठीक है? तो ये है। नेक्स्ट है वी हैव इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरीवन बट नोट द ग्रेड। देखो, इसमें भी इस टॉपिक को इन्होंने सही लिखा है, तो मैं ये सजेशंस आपको दिखा रहा हूँ इनका, कि जो भी सजेशंस दिया गया। और अदरवाइज मैं ये वाला जो है, ये कॉपी है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप में ये आपको मिल जाएगा। अब देखो, ये स्टेटमेंट इनमें इसमें हमने 10 मार्क्स इनको दिया है, ठीक है? और देखो, 2 एसे में अभी आपने देखा 12 मार्क्स दिया गया, लेकिन इसमें हमने 10 मार्क्स दिया। इसका कारण क्या है? कि ये स्टेटमेंट क्या है, कि ये गांधी जी का है, गांधी जी का स्टेटमेंट है, और गांधी जी को ही मेंशन इन्होंने नहीं किया है। तो यू मस्ट मेंशन गांधी अबाउट हिम एंड आल्सो सम स्टेप्स वी हैव टेकन इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल एफर्ट। तो जो टॉपिक है कि वी हैव इनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरीवन बट नॉट द ग्रीड ऑफ एवरीवन, तो लास्ट जो ये गांधी जी के बारे में ही इन्होंने कहीं इसमें मेंशन नहीं किया। हाउएवर कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट इन्होंने सही लिखा है, लेकिन इसमें से और मेंशन करना चाहिए गांधी जी के बारे में, थोड़ा-सा 1-2 लाइन आपका एटलीस्ट होना चाहिए था, तो वो वैल्यू को एडिशन वैल्यू ऐड करता, ठीक है? और इंटरनेशनल एफर्ट थोड़ा-सा और लिखना था। नेक्स्ट है द सिटीजंस चार्टर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो देखो, इसमें भी इन्होंने अच्छा लिखा है, जस्ट मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं, अदरवाइज ये इसको आप आराम से देखना, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो मैंने देखो, इसमें इनको 11 मार्क्स हमने दिया है, तो ये इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा वैल्यू एडिशन के लिए मेंशन सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन दैट विल ऐड वैल्यू। किसी चीज में सिटीजन चार्टर वगैरह में है, सुप्रीम कोर्ट बहुत बार चीजों को ऑब्जर्व कर चुकी है, बहुत बार चीजों को बारे में बता चुकी है, ठीक है? फिर आपका जैसे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में ये जिक्र किया है, ये सही चीज है। तो आपको कुछ चीजों में जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह लाए, या फिर लॉ कमीशन का रिपोर्ट यदि आप लाते हो, तो ये सब यदि वैल्यू डालते हो। अब देखो, एग्जाम में आपका एग्जैक्ट ये डायरेक्ट पता नहीं होगा, लेकिन जब आप टेस्ट लिखते हो, रेगुलर रूप से आप टेस्ट लिखते हो, तभी तो आप उसको पता चलता है, उसमें ऐड करने के लिए आपके पास विकल्प होता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका है आर्गुमेंट राइटिंग। तो आर्गुमेंट राइटिंग में मान के चलो, देखो जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है आर्मी, आर्मी जहां भी लिखा है, तो आर्मी की जगह आप आर्म फोर्सेस लिखोगे, तो ज्यादा ये वैलिड होता है। अब देखो, ये सही है कि डायरेक्ट बॉर्डर जो है प्रोटेक्ट बाय आर्मी, नॉर्मली जो लैंड बॉर्डर डायरेक्ट है, लैंड बॉर्डर। अब लेकिन जो हमारा बॉर्डर है, एक तरह से बॉर्डर जो है सारे है, तो प्रोटेक्ट करना है हमें सब डायरेक्शन से, ठीक है? पाकिस्तान के साथ देखोगे कि कुछ जो आपके हैं बॉर्डर वाले भी एरिया हैं, जो आपके ये गुजरात में एरिया में है, तो प्रोटेक्ट आपको तीनों से करना है, तो तीनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। तो आर्मी और आर्म फोर्सेस वगैरह में ये अंतर आपका होता है। अब जैसे ये कारगिल रिव्यू कमेटी है, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है, तो वो आप इसको आराम से देखना इस चीज को। फिर देखो, और यदि ये 4 में दिए थे कि हम प्रोटेक्ट करने में सक्षम हैं, तो अदर सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म के बारे में भी लिखोगे, फिजिकल के बारे में लिखा आपने, और जो सोफिस्टिकेटेड जो नए टेक्नोलॉजी वगैरह हैं, उसके बारे में भी थोड़ा-सा ऐड करोगे, तो वो देखो, ये 5 पॉइंट्स इन्होंने लिखा है, तो 5 पॉइंट्स सही है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि 5 पॉइंट्स आपका बहुत अच्छा है। उससे ज़्यादा का आपको ना तो टाइम परमिट करता है, ना स्पेस परमिट करता, और सिर्फ वन लाइनर यहाँ नहीं लिखना है कि वन लाइनर आपने लिख दिया। जो लाइन को लिख रहे हो उसको एक्सप्लेन करना है, दैट्स द थिंग। तो देखो, 5 इन्होंने लिखा, फिर अगेंस्ट में भी देखो इन्होंने जो ये है, तो ये 5 को लिखा, तो अच्छा लिखा ये, तो 11। तो जहां भी सजेशंस का थोड़ा जरूरत है, वो मैं ऑब्वियसली प्रोवाइड करता हूँ। फिर सेकंड जो ये आपका है कोविड वाले पे है, ठीक है ना? तो वेजिटेरियन, वी मस्ट फॉलो वेजिटेरियन फॉर, ठीक है ना, फॉर हेल्दी थिंग्स। तो ये आपका है कि यस, पॉइंट में इन्होंने लिखा, ठीक है। आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक, इट इज एग्रीड बाय मोस्ट पीपल दैट प्रमोटिंग वन हेल्थ अप्रोच वुड प्रिवेंट फ्यूचर ज़ूनोसिस। ज़ूनोसिस का मतलब है जो डिजीज़ जो है वो एनिमल बीइंग से आता है, फॉर व्हिच वेजिटेरियनिज़्म इज़ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। तो वेजिटेरियनिज़्म को हमें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है? तो ये इसके बारे में इन्होंने लिखा। तो
यहाँ ये देखो 4 पॉइंट्स इन्होंने दिया। यस, जहाँ आपको 4 मिलता है तो 4 लिखो। अब है कि सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, हमको अब इसके अगेंस्ट में लिखना है, तो जिन्होंने नॉन वेजिटेरियन खाना है तो नॉन वेजिटेरियन खाएँगे, और वेजिटेरियन ही ओनली विकल्प नहीं है, तो इसके बारे में इन्होंने इस चीज़ को प्रेज़ेंट किया, ठीक है। अब देखो बैलेंस्ड वन है, बट ट्राई टू मेक 5 पॉइंट्स। नॉर्मली देखो फर्स्ट में आपने 5 लिखा, तो कोशिश फर्स्ट वाला जो आपका ये आर्गुमेंट है, उसमें उन्होंने 5 लिखा, तो ये कोशिश करना है कि दूसरा में भी जनरली बैलेंस रखोगे, जितना हार्मोनाइजेशन रहेगा उतना आपको फायदा मिलेगा। फर्स्ट में आपने 5 लिख दिया, तो ट्राई करो कि सेकंड वाले में भी 5 हो जाता। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यही है कि इसमें आप यदि 5 इसमें भी दे देते हो तो 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंडिया इन 2030, ठीक है। तो इंडिया इन 2030 के बारे में इन्होंने लिखा, तो जो कुछ है ये लिखा। मैं सजेशंस दिखाता हूँ जो कुछ और इनको ये चाहिए। तो देखो ये सही है, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने ऐड किया, लेकिन एसडीजी को ज़रूर ऐड करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, क्योंकि 2030 में हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल और 169 टारगेट जो रखे हैं, तो उसको पूरा करने का हम लक्ष्य रख रहे हैं 2030 तक, और इंडिया 2030 है, तो इसका मतलब है एसडीजी आप यदि नहीं ये ऐड कर रहे हो, तो उसमें आप कुछ मिस कर रहे हो, तो ये करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका है कंडीशन ऑफ ओल्ड एज पीपल ड्यूरिंग पैंडेमिक ईरा, ठीक है। तो ये इसके बारे में इन्होंने लिखा। ये है बैक विद डेटा, ठीक है ना। तो डेटा के साथ आपको बैक करना है, इसमें कुछ डेटा और प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ ओल्ड एज पीपल, डेथ परसेंटेज ऑफ ओल्ड एज पीपल ड्यूरिंग कोविड 19 विल गिव यू एन एज, ठीक है ना। अदरवाइज ओके है, सही है अदरवाइज, और या तो फिर नॉर्मली है, इस चीज को ऐड करोगे तो बेनिफिशियल होगा। देखो इसमें नॉर्मली देखोगे कि जो हमने बताया था आपको कि ऑलरेडी रीडिंग कम्प्रिहेंशन ये सब में बहुत सारे आपको वीडियोज आपको प्रोवाइड किए गए हैं, रीडिंग कम्प्रिहेंशन प्रेसी वगैरह। तो इसमें देखोगे कि देखो वर्ड काउंट यदि देखोगे तो स्टैंडर्ड ठीक इन्होंने लिखा है, तो 2.5 मार्क्स इसमें दिया गया। फिर इसमें देखो अब ये है जो इसमें टॉपिक था, तो नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉब्लम जो था, तो प्रॉब्लम में ये पॉइंट इन्होंने मिस कर दिया, तो एनीवे इसमें 2 मार्क्स मिल गया कुछ चीज़ों को जहाँ मिस करते हो। फिर अब देखो ये है कंपटीशन कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग सर्विसेज बाय, तो अब कुछ और वर्ड्स लिखने हैं, थोड़ा-सा वर्ड्स को और लिखोगे तो आधे नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसको जो लाइन में लिख दिए हैं, तो इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते, तो इसमें से आधे मार्क्स और मिल सकते थे। तो कहीं न कहीं आपको आधे मार्क्स 1 मार्क्स को ही ये करना है, ठीक है? 2 एंड हाफ इसमें दिया गया, फिर 2 एंड हाफ दिया गया, ठीक है? ग्रामर में देखो ग्रामर में आपका जो है, अब फॉर एग्जांपल इसमें आपका ये सही है, हाईएस्ट इसमें लोएस्ट इन्होंने लिखा, तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस सही है, लेकिन एक्चुअल में होना चाहिए हाईएस्ट, तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना ये है, अदरवाइज़ हाफ मार्क आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखना। अब देखो जहाँ ज़रूरत होती है आपको हाफ मार्क भी दिया जा रहा है, जहाँ आपने नहीं ये किया, तो अब देखो यहाँ आपने प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दिया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दिया, अदरवाइज सेंटेंस ये करेक्ट है, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क है वो छोड़ दिया, तो हाफ मार्क ये दिया गया, ठीक है। फिर जहां जरूरत है वहां हाफ मार्क दिया जा रहा है, ये ठीक है। फिर आपका जो है स्केलेट डिस्केलेट, देखो इसमें इन्होंने सारे में सही बनाया है, थोड़ा सा ये क्वालिटी और क्वालिटी, तो इसमें से अदरवाइज ये सही है, तो इसमें 1 मार्क ही दिया गया है, और अदरवाइज इसमें देखो इसमें फुल मार्क्स मिल जाता है। फिर सेंटेंस करेक्शन में थोड़ा सा जहां भी प्रॉब्लम है, तो वहां आपको इसमें 3 मार्क्स मिला है। तो ये एज सच हमने दिखाया कि देखो 115.5 हमने इसमें से इस टेस्ट में इनको मैंने दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एब्सोल्यूट है, क्योंकि पेपर 2 में कहीं भी मैं इस चीज़ को नहीं करता हूँ। मैं मान रहा हूँ कि आपका 5 टू 10% के आसपास डिपेंडिंग ऑन, अब कोई भी टेस्ट में आपने अच्छा लिखा, अब वहाँ जाकर के खराब, और या कुछ कैंडिडेट के मैंने ऐसे भी देखे हैं, एक कैंडिडेट हमारा क्लासरूम स्टूडेंट ऑब्वियसली वो सेलेक्ट हुआ, उसका शायद 87 है, और मुझे नहीं लग रहा था कि वो 87 लाएगा, क्योंकि टेस्ट में उसका जो है एवरेज 75 के आसपास ला रहा था, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में हमने देखा वो 87 लाया। तो सम टाइम होता है ये, मैं मानता हूँ। देखो सम टाइम वो 80 लाता था, लेकिन 75 एक्चुअल में यदि देखा जाए तो 75 के आसपास वो डिजर्व करता था, लेकिन जो भी लास्ट मोमेंट पे उसने वर्क किया और वो फाइनल 87 ले आया।
कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो यस 90 के आसपास होवर करते थे, 90 के आसपास लाते थे, 93, 94 तक, लेकिन उनका मान के चलो कि 82 आया, 83 आया, तो ऐसे कैंडिडेट भी। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, एक कैंडिडेट का मैंने दिखाया जैसे आपने देखा बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि जो 50 भी नहीं ला पाते हैं, ठीक है? प्रभात जी का देखा 2019 में ऑब्वियसली उनका अच्छा रैंक आया 119, लेकिन ऐसे वो 2018 में देखो मात्र 49 मार्क्स लाए। अब एक और कैंडिडेट हमारा था पेपर 1 में तो 2018 में बहुत अच्छा किया, लेकिन पेपर 2 में ओनली 49 मार्क्स लाया। और जबकि टेस्ट में एवरेज जो है वो 70 लाता था। पता नहीं अब एग्जाम में वो पैनिक हो गया या क्या हुआ, अदरवाइज एवरेज जो है वो 70 प्लस डिजर्व करता था। मुझे लगता था कि ये 70 उसका कम से कम आ जाना चाहिए पेपर 2 में। यदि 70 उस समय उसका आ गया हुआ होता, तो वो मेरिट लिस्ट में आता, ठीक-ठाक आ जाता फाइनल मेरिट लिस्ट में। लेकिन 1 नंबर के कारण आप एग्रीगेट कट ऑफ क्वालीफाई हो, उसके बाद भी नहीं आ पाए। तो देखो नॉर्मली है, मैं यही कहूँगा कि टेस्ट अभी भी जितने आपके पास टाइम है, तो टेस्ट लीक हो। टेस्ट लिखने से आपको पता चलता है, देखो ये टॉपर हैं, इनमें भी अभी सुधार की ज़रूरत है, ये भी सुधार कर सकते हैं। देखो ऐसे है कि आपका 100 प्लस एक्सीलेंट माना जाता है, लेकिन इस बार मैं ये समझता हूँ कि इस बार एग्ज़ाम में जब भी ये आएगा मार्क्स जब तो इनका 100 प्लस ज़रूर आएगा। यदि अनलेस अदरवाइज़ कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं होता है, तो 100 प्लस ये ज़रूर स्कोर करेंगे, ठीक है? तो ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, इसको देखो, समझो, लाइन वाइज़ मैं डिटेल उतना नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि अननेसेसरी उसमें टाइम ये लगाने की ज़रूरत नहीं। मैंने जो फीडबैक में दिया उस चीज़ को थोड़ा-सा दिखा दिया, ठीक है? आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन और इससे आपको जब देखोगे आपको इनका कॉपी एक्चुअल तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा लिखने का। और जब भी ये लिखो, जब लिखोगे तभी पता चलेगा। एग्ज़ामिनर आपको फ़ोन करके नहीं बताएगा कि यस सर आपने ये मिस्टेक, सर मैम आप आपका ये मिस्टेक है करके। यहाँ मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ या मैं नहीं, कोई और से जिनसे भी आप लो, जिनसे भी आपको टिप्स लेना है, जिनसे भी आपको कॉपी चेक कराना है, वो प्लीज़ करवाओ। ठीक है? ओके, थैंक यू।